अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं a new chapter which is human respiratory and circulatory system. Human respiratory से आपको आइडिया हो जाना चाहिए that it will be related to respiration, और circulatory में means हमारे बॉडी में जो circulation होती है. So these two systems we are going to study in this chapter. These are the topics which we are going to study in this unit, which is aerobic and anaerobic respiration. Next is human respiratory system. Then we are going to study human circulatory system, and then in the last we are going to study the heart. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है. लेकिन इसके अंदर टोटली ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं होती, बस ये होता है कि उसकी जो मिकदार होती है, जो अमाउंट होती है, वो कम होती है रेस्पिरेशन में. Traces of oxygen are present in this respiration, but हम ये नहीं कह सकते कि टोटली ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है. बट इस लेवल पे when we are studying at स्मॉलर लेवल, जूनियर लेवल पे जब आप लोग स्टडी करते हैं तो हम जो टीचर्स होते हैं वो यही बताते हैं कि ऑक्सीजन जो एब्सेंट होती है. बट जैसे जैसे आप लोग आगे स्टडी करेंगे साइंस में एरोबिक रेस्पिरेशन को और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो उसमें आपको समझ आएगा कि ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इस रेस्पिरेशन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये एक इसके अंदर ये है डिफरेंस है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है एरोबिक में, और एनारोबिक में क्या होती है, एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की. अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है इस रेस्पिरेशन में? सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ, और कहाँ पे रिएक्ट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, और रिलीज करती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है, वो जो फूड जो आपने खाया है. ठीक है, और वो ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो गया है, दैट वो जब आगे पीसेस में ब्लड के अंदर आपके एब्जॉर्ब होता है, तो उस फूड को हम कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं. और ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कहाँ पे रिएक्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो क्या रिलीज करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तो ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्ट करता है. ठीक है, और रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. ज्यादा अमाउंट कर नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो इसमें हम लोग ये समझ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ पे रिएक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में. एनारोबिक में कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में. एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन चाहिए होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है. एट द एंड of the reaction, aerobic respiration में क्या होता है, large amount of energy is released, और anaerobic respiration में क्या होता है, small amounts of energy is released. ठीक है. अच्छा, अब जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ये इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एंड में क्या प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी के साथ. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में अगर तो ग्लूकोज जो है जब वो रिएक्ट कर रहा होता है, तो अगर तो उसके साथ रिएक्ट करने वाले जो एसिड्स हैं वो लैक्टिक एसिड है या अल्कोहल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है. तो इसका हम जो है रिएक्शन जो है ये इस तरह से ले सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का, कि इफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, they react together, and what they form, carbon dioxide, water and energy.
ठीक है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है, लेकिन वो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। या अगर ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है तो ये दो चीजें प्रोड्यूस होती है, या तो इलेक्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है या अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। आई होप कि इन डिफरेंसेस से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट aerobic respiration is and what anaerobic respiration is. Right? Now moving on, this is the diagrammatic representation of aerobic and anaerobic respiration. पहले मैंने आपको थ्योरी में सबको समझा दिया, यहाँ पे क्या है हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये ग्लूकोज है, ये रिएक्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे ये देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो वो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है। ये सबसे इजीएस्ट आप कह रहे हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है और किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। This is the reaction diagram diagram of aerobic and anaerobic respiration. सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है। ये जो आपकी लेफ्ट साइड है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें large amount of energy is released, 36 ATP, this is energy। ठीक है। और उसके साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में राइट साइड पे आगे आप लोग देखें ग्लूकोज इज रिएक्टिंग। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। राइट। आई होप कि डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। Now moving on to the next topic, human respiratory system. Human respiratory system क्या करता है? It helps in process of breathing and exchange of gases. क्या आपको breathe करने में help करता है, और जो gases की exchange होती है, कौन सी gases की exchange हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ऑक्सीजन को inhale कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को exhale कर रहे हैं। इसको जो है इस प्रोसेस को हेल्प करता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप क्या क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ एयरवेज एंड लंग्स। तो अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में ये देखिए, ये आपकी क्या है, एयरवे है। ठीक है। ये सारी जो है क्या है, एयरवे है आपकी। ये नेजल कैविटी से लेके ये सारी जो है ये एयरवे है। ठीक है। और इसके साथ आपके पास क्या है, इसके अंदर लंग्स हैं, ये लंग्स। तो ये पूरी आपकी होगी एयरवे एंड दिस इज नॉन एज योर लंग्स। ठीक है। तो दो मेन चीजें इसके अंदर क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे याद रखने की है कि इसके अंदर क्या होते हैं, एयरवेज होते हैं और लंग्स होते हैं। अब किस तरह से ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, किस तरह से जो है ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहले तो क्या होता है, एयर जो है आपकी नेजल कैविटी के थ्रू क्या होती है, एंटर होती है। और ये नेजल कैविटी में क्या होता है, एयर जो है वो क्लीन होती है, थोड़ी सी अगर ठंडी है तो वार्म होती है, थोड़ी सी मॉइस्ट होती है ताकि वो इजीली जो है अंदर जा सके। ठीक है। अब एयर पास उसके बाद एयर क्या होती है, एयर आपके लैरिंक्स के थ्रू एंटर होती है और आपके ट्रैकिया के अंदर जाती है। ठीक है। दिस इज द pathway through which the air is entering nasal cavity and larynx and then trachea। ट्रैकिया जो है आगे जो है दो चीजों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। इट इज डिवाइडेड इन सॉरी आपके दो पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है। नाम उसका ब्रोंकाई ही है, लेकिन क्योंकि आपके लंग्स यू हैव वन सेट और टू सेट्स ऑफ लंग्स, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी ब्रोंकाई है और राइट साइड पे भी ब्रोंकाई डिवाइड होता है। ठीक है। ये लंग्स में आपके चले, ये ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है सबसे पहली वाली ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है आगे और जो है डिवाइड हो रही है, ब्रांच हो रही है इसकी। ठीक है। तो ये जब फर्दर और ब्रांच होगी तो ये क्या बनेंगे, इसके ब्रांकियोल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्रोंकियोल्स। ठीक है।
ये जो आपको जैसे आप ट्रीज की शाखें होती है ना, वैसे ही आप कह लें ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के आगे जो है शाखें हैं। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई जो है इसके बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल आप कह रहे हैं जहाँ पे एंड हो रहा है ब्रोंकाई, वहां पे एयर सैक्स होते हैं, तो थिन वॉल्ड होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, एलोवेलाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एलोवेलाई कहते हैं। इफ आई कैन शो यू, ये देखें जी, ये आपके जा रहे हैं, अम, बिल्कुल इस तरह से इसका कुछ होता है, इस तरह से ऐसे आपका ये फर्स्ट लेयर होती है ब्रोंकाई की, देन ब्रोंकाई इज इमर्जिंग इनटू other branches which is bronchioles, bronchioles के एंड पे जो है इस तरह से क्या है, एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली जब एयर होती है, वो यहाँ पे आके जो है एक्सचेंज होती है, यहाँ पे जो है ब्लड के अंदर जो है एयर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बिल्कुल इसी तरह से बाकी एल्वेलाई के थ्रू ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर ब्रोंकाई में जाती है, फिर आपके ट्रेकिया में जाती है, फिर लैरिंक्स में जाती है, और आपके नेजल कैविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर के अंदर चली जाती है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस थ्रू विच एयर का जो एक्सचेंज होता है वो आपके सिस्टम के अंदर होता है। अब क्या है, लंग इज लाइक अ ह्यूज स्पॉन्ज, स्पॉन्ज है तभी एयर जो है वो जाके उसके अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वेलाई, और इसके अंदर बहुत ज्यादा एल्वेलाई, अगर आप ये लंग के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एल्वेलाई होते हैं, जिसके थ्रू विद इन सेकेंड्स जो है एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता, और इतनी जल्दी ये सारा प्रोसेस जो है ये हो जाता है। राइट, आई होप कि ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसको हम दोबारा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी में के अंदर दो मेन चीजें क्या हैं, एयरवेज हैं और लंग्स हैं। ठीक है, एयर एयरवेज के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, आपके नेजल कैविटी आ जाते हैं, नेजल कैविटी के अंदर आपके नॉस्ट्रल्स होते हैं, एयर जो है ये आपके नोज के थ्रू एंटर होती है, वहां पे क्लीन होती है, वार्म होती है, मॉइस्ट होती है, फिर लैरिंक्स और ट्रैकिया में चली जाती है, वहां पे ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई, और आपके दोनों लंग्स में चला जाता है। ठीक है, फिर लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई में होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके ये आगे क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे सैक्स होते हैं, और ये थिन वॉल्ड होते हैं, और इनका हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और मतलब कार्बन ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। लंग जो है इट इज अ ह्यूज स्पॉन्ज बिकॉज इट एज इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ एलोवेलाई। I hope this is clear to you. Now मूविंग ऑन, ये एक और डायग्राम है जिसके अंदर थोड़े से एलोवेलाई आपको यहाँ पे क्लियर नजर आएंगे। ये ब्रोंक्यूल्स जो है आगे डिवाइड हो रहे हैं, इनके एंड पे हमने क्या कहा है कि एयर सैक्स है। ठीक है, ये एयर सैक्स इस तरह कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग राइट साइड पे देखें तो कुछ इस तरह से वेव्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एयर जो इनहेल होती है वो इस तरह से इसके अंदर अंदर आती है, ऑक्सीजन जो है ये आपके ब्लड के अंदर यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और ब्लड के अंदर से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वापस ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया, लैरिंक्स और आपके नेजल कैविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, थिन और मॉइस्ट वॉल्स होती हैं, ताकि आसानी से एयर जो है आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। अच्छा जी, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह से होता है, ऑक्सीजन जो आप लोगों ने इनहेल की होती है डिफ्यूजेस, राइट, डिफ्यूजेस फ्रॉम एलोवेलाई टू द ब्लड इनटू द कैपिलरीज, यहाँ से एयर अंदर आ रही है एलोवेलाई के अंदर, ठीक है, और ये डिफ्यूज हो जाती है आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द सेल्स
इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे एक-एक सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब हो रही है और ये सेल्स जो है आपकी बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएँगे। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो आपके ब्लड के अंदर से जो ऐड हुआ होता है, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। This deoxygenated blood deoxygenated blood means the blood which is less in oxygen and more in carbon dioxide. यहाँ से ये क्या होता है एल्वेओलाई के थ्रू ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके लंग्स के अंदर पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज होके एल्वेओलाई की एयर के अंदर चला जाता है। यहाँ पे एल्वेओलाई की एयर है, ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्ब हुआ होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है और यहाँ से इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट ऑफ द बॉडी। और यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो हमने पढ़ा कि एल्वेओलाई के थ्रू बिल्कुल वही जो प्रोसेस है, ब्रोंकियोल्स में जाएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ऊपर ट्रकिया में जाएगा, फिर लैरिंक्स में जाएगा, फिर नेजल कैविटी के थ्रू आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। Now these are few interesting facts. Alveoli are perfect respiratory surfaces as they अच्छा अब हम क्यों कहते हैं कि एल्वेओलाई के अंदर जो है वो आसानी से जो है एयर एब्जॉर्ब हो जाती है। Why they are the perfect respiratory surfaces? क्यों? क्योंकि ये होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है। इनकी जो सेल की थिकनेस होती है वो एक लेयर की होती है, आसानी से जो है उसके अंदर एयर जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। डबल लेयर नहीं होती, ट्रिपल लेयर नहीं होती, क्योंकि जब डबल ट्रिपल लेयर उसके आ जाती है तो फिर एयर जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। दूसरा ये है कि एल्वेओलाई का जो होता है लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये देखें अगर आप लोग राइट साइड पे यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पे सरफेस एरिया इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इधर अंदर आके देखिए तो हर एल्वेओलाई के अंदर जो है कैपिलरीज है, ये क्या होती है मॉइस्ट होती हैं, ठीक है। थोड़ी सी मॉइस्ट होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ड्राई होगी, आसानी से जो एयर है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो इसके इर्द गिर्द होती हैं और आसानी से जो ब्लड है वो उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और एल्वेओलाई के पास क्या होता है दे हैव अ फ्रेश दे हैव अ सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, इनके अंदर जो फ्रेश एयर होती है वो उनको आसानी से मिलती रहती है बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली ब्रीदिंग, आप कंटिन्यूसली जो है ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो एल्वेओलाई के अंदर फ्रेश सप्लाई होता है एयर का, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज कि एल्वेओलाई जो आपके लंग्स के अंदर होते हैं, अगर आप उनको उनको जमीन के ऊपर लेटाना शुरू कर दें और उनको फ्लैट करना शुरू कर दें तो उनका जो सरफेस एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ अ टेनिस कोर्ट। जितना बड़ा एक टेनिस कोर्ट होता है, अगर आप ये राइट साइड पे डायग्राम को देख रहे हैं, इतना बड़ा जो है टेनिस कोर्ट होता है। तो एलोवेरा को अगर आप लोग फ्लैट करके ज़मीन को पलटाएँगे तो तकरीबन इतना जो है उसका सरफेस एरिया बनेगा। इतनी ज़्यादा आप सोचें कि एलोवेरा आपके लंग्स के अंदर है, जो कि कंटिन्यूअसली जो है आपकी बॉडी को, आपके सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। Another interesting fact is your blood vessels are very long. आपकी जो blood vessels होती हैं वो बहुत लंबी लंबी हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें ये आर्टरी वेन और कैपिलरीज, ये पूरा ये देखें जिस तरह से इनका स्ट्रक्चर है बहुत लंबा होता है। If all blood vessels are laid end to end, they would stretch around Earth more than twice. अगर आप एक एक कैपिलरी को उसके साथ एंड टू एंड मिलाते जाएंगे तो उसका इतना बड़ा स्ट्रक्चर होगा कि आप अर्थ को ट्वाइस जो है वो लपेट सकते हैं। इतनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर लंबी लंबी ब्लड वेसल्स हैं। क्योंकि आर्टरीज और कैपिलरीज एक दूसरे के साथ चल रही होती हैं तो इस वजह से आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर आप एंड टू एंड उनको एक साथ जोड़ दें तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये कितनी लंबी और ज्यादा और बड़ी बड़ी जो है ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी के अंदर है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप ब्लड सैंपल आपके वेन्स में से लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है बिकॉज
उनका जो एरिया होता है वो लार्ज होता है, उनकी वॉल्स जो है थिन होती हैं और जो ब्लड फ्लो होता है उनके अंदर वो थोड़ा-सा स्लो होता है। इसलिए जो मैक्सिमम जब इंजेक्शंस जो हैं या ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं या अगर आप लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वो ब्लड वेसल्स सॉरी वो ब्लड लेने के लिए आपकी वेन को चेक करते हैं कि आपकी वेन कहाँ पे है। और फिर आपकी वेन में से ब्लड निकाला जाता है, ठीक है? वो कहीं आपके मसल्स के अंदर में से ब्लड को नहीं निकालते बल्कि आपकी वेन्स में से निकालते हैं। वो इसलिए निकालते हैं बिकॉज़ वेन्स का जो एरिया होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है और उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, ठीक है? पतली होती हैं और जो उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। Another interesting fact is आपका जो हार्ट होता है it beats almost 42 million times in 1 year. एक साल में तकरीबन आपका हार्ट जो है 42 मिलियन टाइम्स जो है धड़कता है, ठीक है, बीट करता है। Next interesting fact is you have almost 5 liters of blood in your body. आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन तकरीबन कितना ब्लड है? 5 लीटर ब्लड है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। आपकी बॉडी जो है उसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं और उन मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स जो है दे कंटिन्यूअसली वर्क, ठीक है, वो कभी भी थकते नहीं हैं और हर टाइम जो बिकॉज़ आपका योर हार्ट इज़ कंटीन्यूअसली बीटिंग, इवन इफ यू आर स्लीपिंग योर हार्ट इज़ बीटिंग। सो कार्डियक मसल्स जो हैं वो कभी भी जो है थकते नहीं हैं और कंटीन्यूअसली जो है बीट करते रहते हैं। इसीलिए जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बने हैं ताकि आपका हार्ट ईज़िली बीट कर सके। ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें, ये कंटीन्यूअसली ब्लड जो है आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, कंटीन्यूअसली आपकी बॉडी में सॉरी कंटीन्यूअसली आपके हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, कंटीन्यूअसली आपके हार्ट में से निकल रहा है। ठीक है? Now moving on, we are going to study about breathing. Like what is breathing? Breathing is exchange of gases between lungs and air. ब्रीदिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो कि कहाँ पे होता है? आपके लंग्स और एयर के बीच में होता है। ये क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है दैट टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनिज्म लेवल। क्या आपने इनहेल किया और एक्सहेल किया, ये क्या है? ब्रीदिंग है। लंग्स क्या होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं एंड दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। ज़ाहिर बात है चल नहीं सकते, आपकी बॉडी के अंदर फिक्स है। ठीक है? तो मसल सराउंडिंग द लंग्स एक्सपैंड एंड कंप्रेस द लंग्स। तो जो मसल्स होते हैं, जो लंग्स के इर्द-गिर्द होते हैं, वो क्या कहते हैं? कंप्रेस होते हैं और एक्सपैंड करते हैं ताकि लंग्स के अंदर आसानी से एयर आ सके, तो आसानी से बाहर निकल सके। जब आपकी बॉडी के अंदर एयर आती है, उसको इन्हेलेशन कहते हैं और जब आपके लंग्स के अंदर से एयर बाहर निकल जाती है, उसको हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं। आपने एयर इनहेल की मतलब आपने साँस अंदर लिया, उसको आपने क्या कहा? इनहेलेशन। और जब आपने साँस बाहर एयर में छोड़ दिया, उसको आपने क्या कहा? एक्सहेलेशन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? हम कह रहे हैं रेस्पिरेशन और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है? कि आपने जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया कि ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, दिस इज़ द फिजिकल प्रोसेस। और इसके अंदर क्या होती है? एनर्जी भी रिलीज़ नहीं होती, ये क्या होती है? सेल्स के बाहर टेक प्लेस करती है और इसके अंदर कोई एंजाइम भी इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है? ये फिज़िकल प्रोसेस नहीं है बल्कि क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है विद ग्लूकोज़ और क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। उसके साथ-साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स। एंड इसके साथ एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी इन्वॉल्व्ड होते हैं, राइट? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस। आपने इन एयर को इनहेल किया और एयर को एक्सहेल कर दिया, दिस इज़ ब्रीथिंग।
लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि टोटली आपके नेज़ल कैविटी के अंदर से लैरिंक्स के थ्रू, ट्रकिया के थ्रू, लंग्स के अंदर जो है एयर चली गई, ठीक है? वहाँ पे एल्वेओलाई के थ्रू वो एयर एब्ज़ॉर्ब हो गई आपके ब्लड के अंदर, एब्ज़ॉर्ब होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आपकी बॉडी से निकल गई, तो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज़ रेस्पिरेशन। लेकिन ब्रीथिंग क्या है? जस्ट अ फिज़िकल प्रोसेस, इनहेल करना और एक्सहेल करना, राइट? So this is the difference between breathing and respiration. Now moving on to the next system which is human circulatory system. अच्छा ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो मूव करती है, ठीक है? फ्रॉम योर हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, इसके अंदर कौन-कौन सी जो वेसल्स होते हैं या ऑर्गन्स होती हैं वो प्रेज़ेंट होती हैं। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी में पढ़ा कि हमारे पास एयरवेज़ होते हैं और लंग्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो मेन ऑर्गन्स हैं व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ब्लड। ब्लड होता है, ज़ाहिर-सी बात है ब्लड मूव कर रहा है तो ब्लड तो चाहिए ही, ठीक है? उसके अलावा क्या है ब्लड वेसल्स चाहिए होती हैं और क्या चाहिए होता है हार्ट चाहिए, ठीक है? ब्लड जो है सर्कुलेट जब करता है आपकी बॉडी के अंदर तो वो इट मूव्स थ्रू नेटवर्क ऑफ वेसल्स के मतलब एक वेसल के अंदर नहीं होता है डिफरेंट वेसल्स के अंदर वो जो है सर्कुलेट करता है और उसके साथ जब वो सर्कुलेट करता है तो क्या करता है अपने साथ गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है जो फूड आपने खाया है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट को और हीट को, ठीक है? अब जब ब्लड आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हार्ट जो है वो कंटीन्यूअसली क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, किसके थ्रू पंप कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है? ये चीज़ें जो है हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। 3 चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है? सबसे पहले ब्लड है, ब्लड जो है उसके अंदर क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स व्हिच इज़ प्लाज़्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज़्मा जो है ये क्या करता है? इट मेक्स मोर देन हाल्फ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ठीक है? ये देखें, ये अगर आप लोग डायग्राम राइट साइड पे देखें, तो ये प्लाज़्मा है, प्लाज़्मा कंटेन्स 55% ऑफ द ब्लड, ठीक है? आपके जो ब्लड है उसके अंदर 55% जो है क्या है प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके ये क्या कैरी करता है? वाटर को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वेस्ट को और केमिकल्स को। केमिकल्स में कौन-कौन से केमिकल्स? हार्मोन्स और आयंस अच्छा ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जो है ये चीजें जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं वाटर न्यूट्रिएंट्स गैसेस ये प्लाज्मा जो है इन चीजों को एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ लेके जाता है ठीक है नेक्स्ट हमने पढ़ा है जी ब्लड सेल्स इस ब्लड के अंदर होते हैं कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इनकी क्वांटिटी क्या होती है प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं जस्ट 1% होते हैं और रेड ब्लड सेल्स कितना होता है 44% जो है वो रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड के अंदर होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो रेड कलर का नजर आता है और क्योंकि प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है तो इसलिए हमें हम हमारा जो ब्लड है वो मैक्सिमम रेड कलर का नजर आता है बिकॉज येलो और रेड जब कंबाइन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको कलर रेड ही नजर आएगा नाउ जो हम लोग अभी समझ रहे थे कि जी टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं इनके क्या काम होते हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं इनका क्या स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जी रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है डिस्क शेप होता है बीच में एक डिप्रेशन होता है जैसे आप ये समझ लें कि अ, इसकी कैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं जैसे आप कैरम बोर्ड की जो है अगर आप लोगों को जो होती हैं अ, कैरम होती हैं ठीक है उनकी अगर आप बीच में ऐसे आप कहें खड्डा सा हो ठीक है ऑन ईच साइड तो इस तरह का कुछ डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है उसका अ, पता नहीं आप लोगों ने सीरीज देखी है या नहीं देखी है
कुछ सीडी टाइप उसका स्ट्रक्चर होता है, बीच में डिप्रेशन होता है और इसके अंदर क्या होता है रेड हेमोग्लोबिन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं उस लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन आती है ऑब्वियसली उसको वो कैरी करता है और आपकी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। अच्छा अब अगर आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी या बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स अगर प्रेजेंट ना हो तो किस तरह की डिसीजेस उस बंदे को हो सकती है। सबसे पहले ये कि उसको एनीमिया हो सकता है ड्यू टू स्मॉलर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी अगर इन दोनों में से किसी भी चीज की कमी हो जाए तो एनीमिक हो जाता है वो इंसान। ठीक है नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनकी डिफरेंट साइजेस होते हैं डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है और इसका फंक्शन क्या होता है ये आपकी बॉडी को जर्म्स से और हार्मफुल थिंग्स से प्रोटेक्ट करता है और आपके इम्यून सिस्टम जो होता है उसको बेसिकली बनाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीजेस अगर आ जाती हैं तो उन डिजीजेस से आपकी बॉडी जो फाइट कर रही होती है दैट इज बिकॉज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है अगर वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो एड्स वायरस जो है वो आसानी से अटैक कर सकता है और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब कर सकता है। इवन ऐसा भी होता है कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो फेल भी हो सकता है ऐसे मामलात में अगर जो वायरसेस जो है बहुत खतरनाक किस्म के आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करें तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी के अभी जब आई गेस लास्ट ईयर जो है जब लोगों को डेंगू हुआ है तो अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी हो तो उनके व्हाइट ब्लड सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जब कम होते हैं तो इसका बेसिकली ये इसका खतरा होता है कि कोई भी अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी एक छोटी-सी भी डिज़ीज़ होगी वो आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसका काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स जो है आपको अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्मॉल होता है, इर्रेगुलर पीसेस होते हैं सेल के, ठीक है? इनका क्या फंक्शन आता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं कि आपके अगर आपको चोट लग जाती है तो वो आप थोड़ी देर के बाद एक आप कह लें कवरिंग सी ब्लड की कवरिंग जो है वो आपकी उस जगह के ऊपर आ जाती है, उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग ताकि आपका जो ब्लड लॉस है, वो आपकी बॉडी से ज़्यादा ना हो। अच्छा प्लेटलेट्स में क्या होता है जी, आपके जो डेंगू फीवर होता है डेंगू फीवर जो है वायरस जो है वो आपके प्लेटलेट्स को क्या करता है रिड्यूस करता है और इसकी वजह से काफ़ी बॉडी के अंदर डिजीज़ेज़ जो है वो आने का खतरा होता है। अच्छा ये कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ये उनका स्ट्रक्चर है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? दे आर थॉट ऑफ एज हाईवे योर बॉडी यूजेस टू मूव थ्रू बॉडी। ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो दे आर कॉल्ड हाईवे। जैसे आप लोग रोड पे जा रहे होते हैं तो डिफरेंट हाईवे होते हैं। इट्स थॉट ऑफ हाई एज अ हाईवे बिकॉज ब्लड जो है वो मूव करता है इनमें से और ब्लड इज कन्फाइंड इन ब्लड वेसल्स हेंस इट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड जो है क्योंकि वो मूव कंटिन्यूअसली ब्लड वेसल्स के थ्रू करते हैं तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है ये आर्टरी का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये कुछ आर्टरी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप ये देखें बीच में जो होल है वो थोड़ा छोटा है और जो उसकी आउटर कवरिंग है वो थोड़ी मोटी है। लेकिन अगर यही चीज़ आप लोग कैपिलरी में देखें सॉरी वेन में देखें तो वेन का जो यहाँ पे ये बीच में है ये थोड़ा बड़ा है। ब्लड जो है आसानी से इसके अंदर मूव कर सकता है और जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ी पतली है। और ये जो है यहाँ पे ये क्या है कैपिलरीज हैं जो वेन्स और आर्टरीज को मिला रही हैं। अब हम इन ब्लड वेसल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आर्टरी को स्टडी करते हैं। आर्टरी क्या है जी? दे आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है? ये आपकी बॉडी में से ब्लड को लेके जाती हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है?
सो ऑलवेज रिमेंबर, बच्चे इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वेन को और आर्टरी को वो मिक्सअप कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आर्टरीज जो हैं दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होती हैं वो आपके ब्लड के अंदर होती हैं, सॉरी हार्ट के अंदर होती हैं। तो हार्ट से आपके ब्लड को लेके जाती हैं अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है, आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया है, एंड दे स्ट्रेच व्हेन द हार्ट पुशेस ब्लड इनटू द आर्टरी। ये देखें जी, अगर आप राइट साइड पे देखें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और वेन का स्ट्रक्चर देखिए ये थोड़ा पतला है, और आर्टरी का ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, थिक मस्कुलर वॉल है। और जब इसके अंदर से ब्लड जाता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है, खुलता है। ठीक है, दिस स्ट्रेचिंग एंड थम्पिंग बैक प्रोड्यूसेस पल्स। और क्योंकि वो आर्टरी जो है बंद हो रही है और खुल रही है, बिकॉज उसमें से ब्लड पास हो रहा है, तो ये स्ट्रेचिंग और थम्पिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको पल्स महसूस होती है, आपको जो धक 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 महसूस होती है, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेचिंग एंड थम्पिंग। ठीक है, हार्ट जो है वो पुश करता है ब्लड को आर्टरीज के अंदर, और एक प्रेशर से करता है, पुश करते हैं, तो दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सारी आपकी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड है, सिर्फ आपने एक आर्टरी याद रखनी है कि दैट्स पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, ये यहाँ से आपके आर्टरीज के अंदर, इसका स्ट्रक्चर यहाँ से ये देखें थिक वॉल्ड है, और यहाँ पे आप देखें वेन का ब्लड फ्लो जो है ये बाहर निकल रहा है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं थोड़ा सा पतला है। So veins basically carry deoxygenated blood and arteries carry oxygenated blood. इसलिए arteries का कलर रेड में दिखाया जाता है, veins का कलर ब्लू में दिखाया जाता है। Now we are going to study about the capillaries. Arteries जब branch करती हैं तो आगे जो है they branch off into tiny vessels which is called capillaries. Capillaries इतनी ज़्यादा पतली होती हैं कि उनमें से जो red blood cells होते हैं वो आसानी से एक लाइन के अंदर जो है गुजर जाते हैं। और जो thin walls होती हैं capillaries की, they are only one cell thick, so gases and small molecules can easily diffuse through these thin walls. और क्योंकि कैपिलरीज की क्या होती हैं, वॉल्स थिक होती हैं, के उनमें से सिर्फ एक सेल गुजर सकता है, तो गैसेस जो होती हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से डिफ्यूज करके कैपिलरीज में से निकल जाते हैं, और ब्लड फ्लो जो कैपिलरीज में होता है वो थोड़ा स्लो होता है। यहाँ पे अगर आप राइट साइड में इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे ये देखें किस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है। लेफ्ट साइड पे जो है ये आर्टरी है, बिकॉज दिस इज द रेड कलर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, रेड ब्लड सेल कैरिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हुए जा रही है कैपिलरी में। अब यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप एक्सहेल कर रहे हैं वो इन वेन्स के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस रेड ब्लड सेल के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होगी, और ये वेन्स के अंदर फिर आगे जाके ट्रेवल करेगा। ठीक है, Now moving on to the veins, capillaries जो हैं they join to form small veins. ठीक है, स्मॉल वेन्स की तरफ जाते, ये देखें यहाँ से जाते हुए, सॉरी ये अभी जो डायग्राम है थोड़ी सी उल्टी हो गई, ये राइट से लेफ्ट हो गई, पहले हम लेफ्ट से राइट पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, आर्टरीज जो है ये यहाँ पे आ रही है कैपिलरीज में, यहाँ पे ब्लड का सॉरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी यहाँ से वेन्स के थ्रू बाहर निकलेगी। वेन्स टेक ब्लड फ्रॉम सेल्स बैक टू द हार्ट, हार्ट की तरफ वापस लेके जाती हैं। स्मॉल वेन्स जो होती हैं वो ज्वाइन करती हैं, ज्वाइन करके ये बड़ी वेन बनाती हैं। वेन्स के अंदर जो होता है वो किस तरह की वॉल्स होती है, थिन वॉल्स होती हैं, आर्टरीज की थोड़ी थिक वॉल होती हैं। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं कि वो पीछे की तरफ ब्लड को ना लेके जाए। ठीक है, वरना अगर तेजी से अगर ब्लड आगे की तरफ जा रहा है तो वो पीछे की तरफ भी आ सकता है ना।
तो क्या होता है, वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। यहाँ पे देखें, मोटी वॉल है, ठीक है, यहाँ पे आगे ब्लड के गुजरने की जगह है। दिस इज द वेन। वेन के अंदर अभी हमने वॉल्व की बात की, तो ये ब्लड यहाँ से जा सकता है लेकिन वापस की तरफ फ्लो नहीं कर सकता। ये वॉल्स होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। दिस इज द blood structure through which the blood is flowing towards the vein. दिस इज द आर्टरी। इसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है और क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आके मिक्स हो जाएगी और वेन्स के थ्रू वेन्स की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ से जब प्रेशर के थ्रू वो ब्लड आगे जाएगा तो वॉल्स जो है इसको रोकेंगे कि बैकवर्ड ब्लड आपका फ्लो ना करे। ये थोड़ा एक डिटेल और स्ट्रक्चर है जिसमें मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि यहाँ पे जो वेन है, ये वेन का स्ट्रक्चर देखें, इसकी वॉल्स जो है थिन है। यहाँ पे आर्टरी की वॉल देखें, थिक है, ठीक है? और ये कैपिलरीज़ हैं, ये कैपिलरीज़ के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। Now, we are going towards the most important topic which is heart. हार्ट की जो है 2 साइड्स होती हैं, राइट साइड होती है और लेफ्ट साइड होती है, ठीक है? यहाँ पे देखें, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड में जो है 2 पार्ट्स होते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। एट्रियम जो है ये अपर पार्ट होता है और इसके अंदर ब्लड जो है रिसीव किया जाता है दोनों साइडों से। ठीक है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है। वेंट्रिकल क्या है? दिस इज द लोअर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्ट। वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। एट्रियम ब्लड को पकड़ता है, ठीक है, ऊपर से लेता है और वेंट्रिकल जो है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है आगे। इसके क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, थिक वॉल्ड होती है और एंड दिस इज मोर पावरफुल देन एट्रियम। ठीक है, ये आपको डायग्राम के भी थ्रू आई गेस समझ आ गई होगी। Now we are moving towards the main important topic which is working of heart कि heart किस तरह से काम करता है and this is the most easiest diagram that I could find on the internet ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए कि heart किस तरह से काम करता है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, तो सबसे पहले राइट साइड है ये वाली। ठीक है, राइट साइड ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी वेन्स में से, आपकी बॉडी में से पंप करके आपके लंग्स के अंदर आ गया। लंग्स में क्या होता है जी, ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है एंड इट गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दे देता है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आगे आपके हार्ट के अंदर जब फ्लो करता है तो फ्लो करते करते ये कहाँ पे जाता है, यहाँ से ये देखें, आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो करते करते लेफ्ट साइड पे आता है। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये इसको पंप करती है और आर्टरीज के थ्रू वापस जो है ये फ्लो करके लंग्स के अंदर वापस चली जाती है। तो इस तरह जो है हार्ट जो है ये आपकी बॉडी से आपके लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से आपके हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आता है और इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है ये चल रहा है। दिस दीज एरोज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ से ये देखिए आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से करता हुआ आपके लंग्स के अंदर चला गया, लंग्स से जो है आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से आपके हार्ट के अंदर से होता हुआ आपकी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस थ्रू विच द हार्ट वर्क्स। हार्ट के अंदर जो है वॉल्व्स होते हैं, जैसे हमने वेन के अंदर पढ़ा ना, उसी तरह हमारे हार्ट के अंदर भी वॉल्व्स होते हैं ताकि ब्लड जो है बैकवर्ड जो है वो फ्लो ना करे, एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करे। यहाँ पे अगर आप देखें ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व है। ये दो वॉल्व्स होते हैं जो हार्ट के अंदर जो ब्लड जो है वो वन डायरेक्शन उसका फ्लो रखते हैं और उसको बैकवर्ड फ्लो करने से रोकते हैं।
ठीक है? सो आई होप कि ये आपको हार्ट का जो पूरा सिस्टम है, द वर्किंग ऑफ हार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा दैट हाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू योर बॉडी, हाउ द deoxygenated blood enters into your lungs and then it becomes oxygenated, then how it becomes deoxygenated। तो ये सारा जो है फ्लो ऑफ ब्लड ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है विदाउट यू इवन नोइंग। और ये आई होप कि इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस होल वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये यूनिट समझ में आ गया होगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूनिट which will be our unit 3, and that is about immunity and diseases. We will meet in the next video. Allah Hafiz.